मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो नया टॉपिक है वो है प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। ठीक है, तो ये धातु के लिए देखते हैं प्रतिरोधकता क्या होती है। धातु के लिए प्रतिरोधकता ताप के बढ़ने पर बढ़ती है। किसी धात्विक ताप का ताप बढ़ाने से उसके प्रतिरोध R का मान बढ़ जाता है, अर्थात धात्विक तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध रो बढ़ जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? रो इज इक्वल टू RA/L। जब R बढ़ेगा तो रो तो अपने आप ही बढ़ जाएगा। ठीक, यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर तार का प्रतिरोध R0 तथा T डिग्री सेल्सियस पर RT हो तो RT का मान निम्न समीकरण से प्राप्त होता है। RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी ओम में। ठीक है, यहाँ से अल्फा का मान निकालना चाहो तो अल्फा भी निकाल सकते हो। अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा? R0 के अंदर मल्टीप्लाई करिए R0 तो R0 को उधर ले गए RT माइनस R0 और नीचे क्या जाएगा? R0 इंटू टी नीचे आ गया, R0 इंटू टी नीचे आ गया। ठीक है, तो ये अल्फा का मान हो गया। अल्फा का यूनिट इधर पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, प्रति डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ अल्फा क्या है? एक नियतांक है जिसे तार की धातु का प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी यूज़ हो सकता है जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, भिन्न भिन्न टेम्परेचर पर क्या हो, तार का प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है, तो वो चीज़ का यूज़ हो जाएगा फॉर्मूले में, न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट, मिश्र धातु की प्रतिरोधकता। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता भी ताप के बढ़ने पर बढ़ती है, परंतु यह वृत्ति धातु की अपेक्षा बहुत कम होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, धातु के लिए इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है धातु का ताप बढ़ाए दें तो उसका प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है, ये ध्यान रखना है। अर्धचालकों की प्रतिरोधकता। इन पदार्थों की प्रतिरोधकता व प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घटती है। ठीक है, तो इनका जो प्रतिरोध है वो और प्रतिरोधकता है ताप बढ़ाने पर क्या होता है? घटता है, अर्थात ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता बढ़ती है। वैद्युत अपघट्टों की प्रतिरोधकता। ताप बढ़ाने पर इनकी प्रतिरोधकता व प्रतिरोध घट जाता है। वैद्युत अपघट्टों में क्या होता है? जैसे ताप बढ़ाओगे तो आयनों के बीच में जो कंपन है वो बढ़ जाएगा, यानी उनकी श्यानता कम हो जाएगी। परतों के बीच में श्यानता गुणांक कम होने से क्या हो जाएगा? तो वो जो भी आयन होंगे उसके अंदर कण होंगे वो फ्रीली रूप मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए उनका वैद्युत अपघट्टों की प्रतिरोधकता क्या होती है? घट जाती है। ठीक, तो वैद्युत ऊर्जा व वैद्युत ऊष्मा की नया टॉपिक आ गया है, इसकी बात करते हैं। ठीक, इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं और शक्ति और सामर्थ्य से भी रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं जो आपको करने होंगे। माना R प्रतिरोध वाले किसी तार के सिरों पर V विभवांतर लगाकर T सेकंड तक 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है। ठीक है, तो T सेकंड में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित कर रहे हैं और V विभवांतर लगाया है। तार का प्रतिरोध R है। ठीक, तो तार में वह ऊर्जा अर्थात वैद्युत स्रोत द्वारा किया गया कार्य, जो भी तार में ऊर्जा व्यय होगी वो क्या होगा? वैद्युत स्रोत द्वारा किया गया कार्य होगा। W इक्वल टू क्या होगा? वो आवेश गुणा विभवांतर, W इज इक्वल टू QV। ठीक, तो मैंने सीधे लिख दिया W इज इक्वल टू QV, परंतु हम जानते हैं Q इज इक्वल टू IT, तो IT रख दो, तो W इज इक्वल टू ITV। T को मैंने साइड दिखा दिया, IVT बन गया, तो ये फॉर्मूला ये आ गया। और हम जानते हैं V अपन I इज इक्वल टू क्या होता है? R, तो V का मान क्या आ गया? IR। एक बार V का मान IR रखो या फिर I का मान रख दो V अपॉन R, तो दो फॉर्मूले बन जाएंगे। एक बार V इज इक्वल टू IR रखेंगे तो I स्क्वायर R बन जाएगा T, और एक बार I इज इक्वल टू V अपॉन R रख दो तो क्या हो गया? V स्क्वायर अपॉन R बन गया। तो ये दो फॉर्मूले और आ गए, तो कुल मिला के कितने फॉर्मूले? 1 2 3 4, इन सबको एक कंबाइन कर दिया मैंने। ये तो ये फॉर्मूला एक W इज इक्वल टू QV इज इक्वल टू IVT इज इक्वल टू I स्क्वायर RT V स्क्वायर अपॉन RT, ये जूल में आएगा क्योंकि कार्य है। ठीक, अब हमें पता है 1 कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं। ठीक, या 4.18 भी लिख सकते हो। ठीक, तो अतः T सेकंड में तार में उत्पन्न ऊष्मा कैलोरी में निकालनी है, तो ये तो जूल में ही है। आप चाहे तो ये भी बोल सकते हो ऊष्मा यही है जो कि जूल में, आप कैलोरी में बदलना चाहो तो कैलोरी में भी बदल सकते हो ऊष्मा को। तो कैलोरी में निकालना तो H इज इक्वल टू W अपॉन 4.2 से डिवाइड कर देना, यानी पूरा ये फॉर्मूला नीचे क्या लिख देना? 4.2, तो 4.2 QV अपॉन 4.2 IVT अपॉन 4.2 I स्क्वायर RT 4.2 V स्क्वायर अपॉन T V स्क्वायर T अपॉन 4.2 R, तो ये क्या आ जाएगा? कैलोरी में आ जाएगा। ठीक है, ऊष्मा ही। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वैद्युत शक्ति या वैद्युत सामर्थ्य। ठीक है, तो वैद्युत शक्ति या वैद्युत सामर्थ्य है क्या? आपने पढ़ा होगा शक्ति बराबर कार्यवर्ष में, वही चीज़ है इसमें, बस यहाँ वैद्युत के रूप में यूज होने वाली है। किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर। ठीक है, यानी ऊर्जा के क्षय होने की दर का मतलब बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य की दर
ठीक है, को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, शक्ति बराबर कार्य बटे समय। ठीक, तो P इक्वल टू क्या, कार्य अभी हमने निकाला W ये, ठीक है, तो W का मान रख देंगे, P इक्वल टू W अपॉन टी, W का मान रख दिए सारे, तो QV अपॉन टी, IV T अपॉन टी, T से T कैंसिल हो गया, तो सब में T से कैंसिल हो गया यहाँ। ठीक, तो IV बराबर I स्क्वायर R बराबर V स्क्वायर R, V स्क्वायर अपॉन R। तो ये फॉर्मूले भी बहुत यूज़ होने वाले, तो इसका मात्रा क्या हो गया, जूल पर सेकेंड, कूलाम वोल्ट पर सेकेंड, एम्पियर वोल्ट, एम्पियर स्क्वायर ओम, ठीक है, और V स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, तो वोल्ट का स्क्वायर, वोल्ट स्क्वायर अपॉन ओम। तो मात्रक क्या बन गया इसके, ये सारे मैंने मात्रक लिख दिए। इसका एक नया मात्रक भी है वाट, ठीक है, जूल पर सेकेंड, वाट, वोल्ट, एम्पियर। तो ये तीन ही मात्रक वैसे इंपॉर्टेंट है जो अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक, तो वो सारे मैंने लिख दिए। अब आते हैं किलोवाट घंटा या यूनिट। बहुत जगह आपने देखा होगा आपके घर की बिजली का बिल जो आता है वो यूनिट में आता है कि कितने यूनिट हो गई हैं, ठीक है, जो यूनिट हो गई हैं BTU, ठीक है, उसको फुल फॉर्म है उसकी BTU, ठीक है, ठीक, यूनिट तो व्यवहारिक रूप में हम बोल देते हैं, ठीक है, जिसको हम किलोवाट घंटा भी बोलते हैं, ठीक है, ये किलोवाट घंटा। ये किलोवाट घंटा को अगर यहाँ देखो तो किलोवाट यानी शक्ति का मात्रक, समय से गुणा कर दो यानी घंटा, तो वो किसका मात्रक आ गया, कार्य का। तो ये इसका मतलब किसका मात्रा है, किलोवाट घंटा, कार्य का, यानी यूनिट क्या है, कार्य है। तो इसका मतलब जो भी घर में आपकी बिजली का बिल बनाया जाता है वो कार्य के हिसाब से आता है, यानी ऊर्जा के हिसाब से, ना कि शक्ति के हिसाब से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, भिन्न भिन्न स्थानों पर व्यय होने वाली बिजली का मूल्य जो है वैद्युत ऊर्जा के आधार पर निकाला जाता है, न कि वैद्युत शक्ति के आधार पर, ठीक। अतः अगर आपको किसी का मूल्य निकालना होगा तो कार्य निकालना होगा, यानी ऊर्जा निकालनी होगी, ठीक है। अतः इस मूल्य को जूल यानी ऊर्जा का मात्रक है जो कि के आधार पर निकालना होगा, निकालना चाहिए, ठीक। परंतु हमें पता है ऑलरेडी यूनिट में निकालते हैं, परंतु जूल के स्थान पर ऊर्जा का एक विशेष मात्रक प्रचलित है जिसे किलोवाट घंटा या बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट BTU कहते हैं। साधारण बोलचाल में इसे केवल यूनिट कहते हैं, BTU को, ठीक है ना। तो 1 किलोवाट घंटा है क्या आखिर, ठीक है, मैथमेटिक्स वाला 1 लिखना है, ठीक है, चलो मैं लिख देता हूँ 1। 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट वैद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो कि किसी परिपथ में 1 घंटे में क्षय होती है, जबकि परिपथ में 1 किलोवाट की विद्युत शक्ति हो, ठीक। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। तो 1 यूनिट क्या है, 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा। अब किलोवाट को वाट में बदल देना, घंटा को सेकंड में बदल देना, तो 1 किलोवाट गुणा 1 घंटा लिख सकता हूँ। किलोवाट को मैंने वाट में बदल दिया था क्या 3, 1 घंटा को 3600 सेकंड में लिख दिया, गुणा किया, तो ये क्या बन जाएगा, वाट सेकंड 3.6 × 10⁶। तो ये इसका फॉर्मूला आ गया। जूल में बदलना हो, वाट सेकंड क्या होता है, जूल, ठीक है, तो 3.6 × 10⁶ जूल। तो ये दोनों इसके फॉर्मूले हैं। तो 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁶ जूल या वाट सेकंड, ठीक। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो यूनिटों की संख्या अगर आप कहीं निकालनी है कि हमारे घर में बिजली यूज़ हो रही तो आखिर कितनी यूनिट बन गई, तो आप क्या करना, आप ऊर्जा निकाल लेना उसकी, पूरे घर की कितनी ऊर्जा व्यय हो रही है, और ऊर्जा यानी जूल में, तो उसको किससे 3.6 × 10⁶ से डिवाइड करते क्या मिल जाएगा आपको, यूनिटों की संख्या, क्योंकि 1 जूल में यूनिट कितने आएंगे 1/3.6 × 10⁶, ठीक है। तो जितना भी जूल आएगा उतने से कितना आएंगे वो वैल्यू। या फिर क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो भी आप घर में वोल्ट, एम्पियर और समय के लिए बिजली यूज़ कर रहे हो तो VIT अपॉन 1000 यूनिट, ठीक है। जहाँ V क्या है, वोल्ट, विभवांतर में जो घर के लगाया जा रहा है, I हो गया एम्पियर में धारा, वैद्युत धारा जो कि परिपथ में यूज हो रही होगी, और T हो गया समय, घंटे में, ठीक। तो ये भी ध्यान रखना, कभी कभी क्या होता है घरों में जो बिजली हो रही होती है उसको महीने के हिसाब से दिखाते हैं, तो घंटे जो T है समय, उसमें महीने से और गुणा कर देना, बस और कुछ नहीं करना है। तो टोटल समय आ जाएगा घंटे में आखिर कितना यूज़ किया। तो यूनिटों की संख्या क्या है, वोल्ट, एम्पियर, घंटा अपॉन 1000, या फिर वाट इंटू घंटे अपॉन 1000, ठीक है। तो VI की जगह वोल्ट, एम्पियर की जगह वाट यूज़ कर लिया, ठीक। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। आते हैं न्यूमेरिकल्स पर। क्वेश्चन नंबर 32। टंगस्टन के तंतु का 200 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 148 ओम है। ताप दे दिया है, इतने ताप पर प्रतिरोध कितना है 148,
ठीक। तो ये वैल्यू लिखेंगे, इसको मान लेंगे T 200 बराबर 200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये प्रतिरोध है कितने में, 200 पर, तो R 200 इजिकल टू 148 ओम। R 200 का मतलब 200 डिग्री सेल्सियस पर उसका प्रतिरोध है। टंगस्टन का प्रतिरोध ताप गुणा यानी अल्फा दे दिया आपको, ये 0.0045 प्रति डिग्री सेल्सियस है। क्या कहा है, 0 डिग्री सेल्सियस पर 500 डिग्री सेल्सियस पर इनके प्रतिरोध क्या होंगे, यानी R0 निकालना है, R 500 निकालना है आपको, ठीक है। तो जो जो वैल्यू दी है, जो जो मैंने बताया वो सब मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ सीधे सीधे। तो T 200 दे रखा है आपको 200 डिग्री सेल्सियस, R 200 दे रखा है 148 ओम, अल्फा दे रखी है वैल्यू 0.0045 पर डिग्री सेल्सियस, R0 निकालना है, R 500 निकालना है, ठीक। फॉर्मूला हमें पता है RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T, ठीक। तो R वैल्यू रखना चाहो वैल्यू रख दो, यहाँ से R0 निकाल लिया हमने, RT अपन 1 प्लस अल्फा टी। R0 निकालना है, RT क्या है हमारे R 200 है टेम्परेचर पर, तो R 200 बटे 1 प्लस अल्फा टी क्या है, T 200। तो मान रखने है बस, इसमें मान रख दिए, सबके सॉल्व किया तो ये वैल्यू 77.89 आ गई, जो कि अप्रॉक्सीमेट कितनी वैल्यू 78 के इक्वल है, ठीक। अब R 500 हमसे पूछा गया, तो फॉर्मूला फिर से लगाते हैं, R 500 इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा R टी जो है टी की जगह लिख दी T 500 अल्फा T 500, ठीक। R 500 इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T 500 वैल्यू रखेंगे। R0 की अभी निकाली, और ये वैल्यू 1 प्लस अल्फा की वैल्यू पता है T 50 की वैल्यू 500 की वैल्यू रख दी 500, ठीक। तो इस सबकी मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिया है सबको, ठीक। तो 253.15, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। किसी फिलामेंट का 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 100 ओम यानी T 100 पता है और R 100 पता है, तथा 400 डिग्री सेल्सियस पर 200 ओम यानी T 400 पता है 400, और R 400 200 ओम, ठीक। फिलामेंट के प्रतिरोध के ताप गुणांक यानी अल्फा निकालना की गणना कीजिए, ठीक। तो ये क्वेश्चन करना है 34 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने यहाँ दिखा रखा है, क्वेश्चन नंबर 34। तो T 100 इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस मान लिया, R 100 इक्वल टू 100 ओम, ये हमें दिए रखे हैं, और T 400 इक्वल 400 डिग्री सेल्सियस, R 400 इक्वल 200 ओम, अल्फा हमें निकालना है। फॉर्मूला हमें बताया होता है RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी। एक बार 100 के लिए निकालना, एक बार 400 के लिए, तो R 100 के लिए निकाला R0 1 प्लस अल्फा T 100, एक बार 400 के लिए R 400 इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T 400, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। इसमें हमें अल्फा निकालना है और R0 हमें पता नहीं, यानी R0 और अल्फा नहीं पता, R0 और अल्फा नहीं पता, जैसे XY की इक्वेशन होती है सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ करेंगे, तो बस R0 हटा दो किसी भी तरह से, तो अल्फा ही बचेगा। तो हमने क्या कर दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, तो R0 का मान यहाँ से निकाल के उसमें रख दो, अल्फा में इक्वेशन आएगी। तो दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते क्या हो गया, सेकंड बाय फर्स्ट या फर्स्ट बाय सेकंड, कोई भी कुछ कर सकते हो। तो हमें सेकंड बाय फर्स्ट कर लिया, तो बड़ी वैल्यू ऊपर आएगी, नीचे छोटी वैल्यू नीचे। तो ऐसा करने से क्या हुआ, तो R0 हट गया, देखो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ये वैल्यू आ गई। तो इसको वैल्यू रख दो आप सबकी, वैल्यू रखते ही तो ये वैल्यू आ गई, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, अल्फ़ा को एक तरफ कर लिया और बाकी वैल्यू एक तरफ करी, तो ये सॉल्व हो गया। 200 अल्फा इक्वल टू 1, अल्फा की वैल्यू 1/200 यानी 5 × 10⁻³ पर डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि एक बिजली की प्रेस का प्रतिरोध 44 ओम, तो R दे रखा है आपको 44 ओम, और इसमें बहने वाली धारा का मान 5 एम्पियर है, यानी I की वैल्यू 5 एम्पियर। प्रेस की सामर्थ्य शक्ति निकालनी यानी P, ठीक है। P इक्वल टू VI फॉर्मूला लगा दो, बस हो गया। 38 क्वेश्चन नंबर 38 है R इक्वल टू 44 ओम, I इक्वल टू 5 एम्पियर, P इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, P इक्वल टू VI इक्वल टू I स्क्वायर R बराबर V² अपॉन R, ठीक है। तो I स्क्वायर R लगा सकते हैं क्योंकि R है और I है, तो R और I यानी I स्क्वायर R फॉर्मूला हमें लगाना होगा, क्योंकि I दिया था और R दिया था, ठीक। तो I का मान रख दिया और R का मान रख दिया, दोनों का मान रखते ही सॉल्व किया, तो 1100 वाट, ठीक है, 1100, ठीक है। तो ये इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। जो क्वेश्चन नंबर 40 है, क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहे हैं कि एक बल्ब पर 100 वाट तथा 220 वोल्ट अंकित है, 100 वाट और 220 वोल्ट, यानी ये इसकी पावर दे रखी है बल्ब की, और 220 वोल्ट दे रखा है, ठीक। जब बल्ब, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि आप इससे ज़्यादा पावर नहीं दे सकते बल्ब को, और ना ही इससे ज़्यादा वोल्ट, इससे ज़्यादा दोगे तो वो बल्ब फ्यूज़ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इन दोनों वैल्यू देने का मतलब होता है कि आप उसका प्रतिरोध निकाल सकते हो, ठीक। जब बल्ब जल रहा हो तब उसका प्रतिरोध एवं उसमें प्रवाहित धारा की गणना करनी है, ठीक। तो ये चीज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्वेश्चन नंबर है P इक्वल टू 100 वाट है, V इक्वल टू 220 वोल्ट है, P इक्वल टू VI इक्वल टू V² अपॉन R, ठीक। तो वैल्यू हमें P इक्वल टू VI ले लो, तो I इक्वल टू P अपॉन V, एक बार ये ले लो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, R इक्वल टू V² अपॉन P, ठीक। तो I भी निकालना था हमें, R भी निकालना था, P और V के मान रख दिए,
ठीक, यहाँ भी रख देंगे। तो इसको सॉल्व किया तो 5/11, इसको सॉल्व किया तो 484। ठीक, दोनों के आंसर आ गए, यही दो पूछे थे, तो ये हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42। जो क्वेश्चन नंबर 42 है वो है 40 वाट तथा 100 वाट के दो बल्ब 220 वोल्ट पर कार्य करने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, तो दो बल्ब हैं, दोनों की पावर दे रखी, मान लो ये P1 ये P2, और दोनों पर ही इतना ही वोल्ट विभवांतर लगना है 220। ठीक, किसके फिलामेंट का प्रतिरोध अधिक है, इन प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, तो ये है क्वेश्चन। बढ़ते हैं सॉल्यूशन पर। तो ये मैंने 14 का दो बल्ब बना दिए यहाँ। ठीक है, जिसका फिलामेंट ये रहे, तो 40 वाट पावर है 220 पर, इसको यूज़ करना है वोल्ट पर। तो ये 100 वाट का पावर दे रखी है इसे, और 220 वोल्ट पर इसे यूज़ करना है। ठीक है, तो R1 नहीं पता, इसका R2 भी नहीं पता। ठीक, तो हमने P1 इसका मान लिया, V1 मान लिया, P2 मान लिया, इसका V2 मान लिया, दोनों की वैल्यू रख दी हमने। ठीक है, V1 V2 तो इक्वल ही है, P = V² फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से P1 क्या होगा, V1² R1, यहाँ से P2 क्या होगा, V2² R2। ठीक, तो यहाँ से R1 का मान निकाल लिया हमने, V1² P1, और इसको लिख दिया हमने V² P1, क्योंकि V दोनों के लिए बराबर है 220। R2 यहाँ से निकाल लिया तो V2² P2, तो V² P2 लिख दिया हमने। V दोनों के केस में बराबर थे, V का मान क्या है 220 वोल्ट है, चाहे तो कहीं लिख दो V = 220 वोल्ट। ठीक, वही चीज़ दोनों के लिए बराबर वोल्टेज है। ठीक, तो यही रहे V1 V2, वैसे V ही लिख दिया। अब आप खुद देख सकते हो R1 R2, तो V तो दोनों में बराबर है, तो P1 P2 नीचे आ रहा है, तो P1 का मान मतलब P का मान जिसका ज़्यादा होगा वो उसके लिए R कम होगा। तो P1 P2 को चेक कर लो, P1 है 40 और इसका 100 दूसरे का, तो दूसरे वाले का 100 रखते ही R2 का मान कम आएगा। तो इसका मतलब क्या है, प्रतिरोध R1 ज़्यादा है किससे, R2 से। आप चाहे तो मान रख के वैल्यू भी निकाल सकते हो। ठीक, बाद में इन्होंने अनुपात भी पूछा तो अनुपात भी निकाल सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, R1 = 220 का स्क्वायर बटे 40 और R2 = 220 का स्क्वायर बटे 100। तो आपको दिख ही रहा है, तो 40 छोटा है 100 से, यानी P1 छोटा है P2 से, तो R1 क्या हो गया, R2 से बड़ा है। अतः 40 वाट वाले फिलामेंट का प्रतिरोध अधिक है। ठीक है, अनुपात निकालना तो दोनों को डिवाइड कर दिया। ठीक है, दोनों की वैल्यू रख दी, ये तो कैंसिल होनी, तो 100/40, तो 5/5:2। ठीक है, मैं चाहता तो निकालना वैल्यू इनकी निकालना चाहता तो निकाल सकता था, लेकिन वैल्यू तो पूछी नहीं, बस रेशियो पूछा था, तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाती, इसलिए मैंने यहीं तक छोड़ दिया, निकाला नहीं। तो यहीं से क्लियर दिख रहा है कौन बड़ा है कौन नहीं। ठीक, निकालना चाहो तो आप भी निकाल सकते हो। आज के लिए इतना ही रखेंगे।